साल 1978 मुंबई का एक आलीशान रिकॉर्डिंग स्टूडियो। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। स्टूडियो के अंदर बॉलीवुड का एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर गुस्से में लाल पीला होकर चिल्ला रहा था। टेबल पर पैसों से भरा ब्रीफ केस पटकते हुए उसने संगीतकार से कहा, अगर कल सुबह तक इस गाने से उस साउथ इंडियन गायक को बाहर नहीं निकाला तो मैं ये फिल्म बंद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। एक ऐसा गाना जिसके सुरों ने पूरे भारत को अपना दीवाना बना दिया। एक ऐसा गाना जिसके बिना आज भी शादियां और मोहब्बत अधूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस गाने की वजह से बॉलीवुड के दो सबसे बड़े दिग्गजों के बीच वो कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी, जिसने लगभग एक उभरते हुए संगीतकार का कैरियर तबाह कर दिया था। एक तरफ थे इंडस्ट्रीज के सबसे रसूखदार प्रोड्यूसर जो अड़े थे कि यह गाना सिर्फ और सिर्फ उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार गायक मोहम्मद रफ़ी या किशोर कुमार ही गाएंगे, और दूसरी तरफ था एक ज़िद्दी संगीतकार जिसने यह कह दिया था, जान दे दूंगा पर गाना गाएगा तो सिर्फ वही अजनबी। आखिर कौन था वो अजनबी जिसकी हिंदी तक साफ नहीं थी? क्यों एक गाने के लिए संगीतकार ने अपने पूरे कैरियर को दांव पर लगा दिया? और कैसे इस सुरों की जंग ने बॉलीवुड का सबसे बड़ा इतिहास रच दिया? जानने के लिए देखिए आज का यह बेहद रोमांचक एपिसोड, द सीक्रेट वॉर बिहाइंड चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। कहानी शुरू होती है साल 1978 में। राजश्री प्रोडक्शन में उस समय बॉलीवुड का वो बैनर था जो मिट्टी से सोना बनाना जानता था। उनकी नई फिल्म आ रही थी, सावन को आने दो। फिल्म का बजट सीमित था, लेकिन राजश्री के मालिक ताराचंद बड़जात्या इस फिल्म के गानों को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। ताराचंद जी का एक सीधा नियम था, अगर फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करना है तो आवाज़ में वो नाम होना चाहिए जिसे सुनते ही थिएटर के बाहर टिकटों की लाइन लग जाए, यानी मोहम्मद रफ़ी साहब या किशोरदा। लेकिन इस फिल्म के संगीत की कमान सौंपी गई थी एक नए बेहद टैलेंटेड लेकिन बेहद ज़िद्दी संगीतकार को, राजकमल। राजकमल जी ने जब अपनी हारमोनियम पर एक नई धुन तैयार की, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, तो स्टूडियो में बैठे हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। धुन में जादू था, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। जैसे ही धुन फाइनल हुई, प्रोड्यूसर ने राजकमल से कहा, जल्दी से रफ़ी साहब से अपॉइंटमेंट फिक्स करो, ये गाना उन्हीं पर जमेगा। लेकिन राजकमल जी शांत बैठे रहे। उन्होंने अपनी नज़रें उठाई और जो कहा उसने कमरे का तापमान शून्य पर ला दिया। राजकमल ने कहा, यह गाना मोहम्मद रफ़ी साहब नहीं गाएंगे, यह गाना किशोर कुमार भी नहीं गाएंगे। इस गाने को सिर्फ एक ही इंसान गा सकता है, के.जे. येसुदास। येसुदास? प्रोड्यूसर हैरान रह गए। हाँ, येसुदास ने चिच्चौर में गाया था, लेकिन इस नए गाने में जो उतार चढ़ाव थे, जो शुद्ध उत्तर भारतीय शास्त्रीय पुट था, उसके लिए प्रोड्यूसर एक दक्षिण भारतीय गायक पर इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं थे। प्रोड्यूसर का सबसे बड़ा डर था उच्चारण। येसुदास जी की मातृभाषा मलयालम थी। प्रोड्यूसर को डर था कि अगर गाने में चांद, मुखड़े या बिंदिया जैसे शब्दों में ज़रा सी भी दक्षिण भारतीय लहजा आया तो उत्तर भारत की जनता इस गाने को सिरे से खारिज कर देगी, फिल्म फ्लॉप हो जाएगी और राजश्री का लाखों का नुकसान हो जाएगा। स्टूडियो में बहस इतनी बढ़ गई कि प्रोड्यूसर ने राजकमल को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया, या तो गायक बदलेगा या फिर इस फिल्म का संगीतकार बदलेगा, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब राजकमल के सामने धर्म संकट था। एक तरफ उनका कैरियर था जो अभी शुरू ही हुआ था, और दूसरी तरफ उनके सुरों के प्रति उनकी वफादारी। राजकमल ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने येसुदास जी को फ़ोन किया और उन्हें सीक्रेटली स्टूडियो में बुलाया। उस रात जो हुआ वो किसी परीक्षा से कम नहीं था। राजकमल जी रिकॉर्डिंग रूम में येसुदास के ठीक सामने बैठ गए। उन्होंने येसुदास से कहा, येसुदास जी, यह सिर्फ एक गाना नहीं है, यह मेरे संगीतकार होने की
और आपके गान गंधर्व होने की साख का सवाल है। हमें दुनिया को दिखाना है कि सुरों की कोई भाषा नहीं होती। शुरू हुई एक एक शब्द की वो कठिन साधना। राजकमल खुद एक एक शब्द बोलते और येसुदास उसे दोहराते। चांद शब्द को बोलते समय मुंह कितना खुलेगा, बिंदिया में ब पर कितना जोर देना है, और आवारा शब्द की वो कोशिश। येसुदास ने उस रात बिना सोए घंटों तक सिर्फ शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास किया। वे तब तक नहीं रुके जब तक कि उनके गले से उत्तर भारत की सौंधी मिट्टी की खुशबू नहीं आने लगी। अगले दिन रिकॉर्डिंग का समय आया। स्टूडियो में प्रोड्यूसर और राजश्री के बड़े बड़े अधिकारी अपनी बाहें चढ़ाकर बैठे थे। वो बस इस ताक में थे कि येसुदास कोई एक गलती करें और वो उन्हें फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दें। येसुदास माइक के सामने खड़े हुए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, भगवान को याद किया और तानपुरे की तान पर अपनी आवाज़ छोड़ी। जैसे ही ये लाइन स्टूडियो के स्पीकर में गूंजी, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, वहाँ सन्नाटा छा गया। जो प्रोड्यूसर कमियां निकालने आए थे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। येसुदास की आवाज़ में जो ठहराव था, जो मिठास थी, और सबसे बड़ी बात उनका हिंदी उच्चारण इतना शुद्ध था कि बड़े से बड़ा भाषा विशेषज्ञ भी उसमें कोई खोट नहीं निकाल सकता था। गाना ख़त्म होते ही स्टूडियो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जो प्रोड्यूसर कल तक राजकमल की कैरियर ख़त्म करने की धमकी दे रहा था, वो दौड़कर रिकॉर्डिंग रूम के अंदर आया और येसुदास को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने राजकमल से कहा, तुम सही थे राजकमल, अगर ये गाना कोई और गाता तो इस देश के साथ नाइंसाफ़ी होती। जब साल 1979 में फिल्म सावन को आने दो रिलीज़ हुई तो इस गाने ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह गाना उस साल का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर बना। रेडियो पर बिना का गीत माला में यह महीनों तक नंबर 1 पर राज करता रहा। राजकमल की वो जिद और येसुदास का वो समर्पण रंग लाया। इस गाने ने साबित कर दिया था कि जब एक सच्चे कलाकार को अपने हुनर पर भरोसा हो तो दुनिया का बड़े से बड़ा दबाव भी उसके सुरों को नहीं डगमगा सकता। अगली बार जब भी आप हेडफोन लगाकर इस जादुई गाने को सुने, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, तो याद रखिएगा कि इस बेहद शांत और सुरीले गाने के पीछे बॉलीवुड का कितना बड़ा ड्रामा और कितनी बड़ी जंग छिपी हुई थी। अगर आपको येसुदास जी और संगीतकार राजकमल का यह अनसुना किस्सा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप येसुदास जी का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा या सुरमई अखियों में? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में आप किस सदाबहार गाने का छुपा हुआ सस्पेंस जानना चाहते हैं, यह भी कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।